दो टॉपिक हम लोग का ऑलरेडी खत्म हो चुका है और अभी हम लोग थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड टॉपिक का नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक में जो जो फार्मूला यूज करने वाले वो फार्मूला लिख देंगे, उसका मतलब क्या है वो समझा देंगे। और उसके बाद हम लोग को ये देखना है कि उस फार्मूला को क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरह का एमसीक्यू मेंस में पूछा जा चुका है इस फार्मूला से रिलेटेड। तो इस टॉपिक में अभी हम लोग को टोटल 15 क्वेश्चन कवर करना है। सबसे पहले चलते हैं फार्मूला कौन सा यूज करना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है जी एम बाई आर एस पर। ये फार्मूला कब यूज करेंगे? जैसे मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, तो इसके स्फेयर पर अगर इसका रेडियस आर है और यहाँ पर हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके जस्ट सरफेस पर, तो हम लोग यूज करेंगे जी एम बटा आर एस पर। अब क्वेश्चन ए पूछ सकता है कि इससे एच हाइट ऊपर बताओ, यहाँ पर एच हाइट ऊपर चले गए तो यहाँ पर बताओ कि जी का वैल्यू क्या होगा। जैसे जैसे हम लोग अर्थ से दूर जाएंगे ना, या जी का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अब जी जो है इसको अगर हम लोग ए पॉइंट मान ले तो जी ए जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा जी एम बटा आर प्लस एच, क्योंकि अब डिस्टेंस जो है ना आर नहीं रह गया, आर प्लस एच रह गया, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इस फार्मूला को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन मेन फार्मूला यही है। इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहें ना तो कर सकते हैं, जैसे जी एम बाई इसमें से आर अगर हम लोग कॉमन ले लें तो बाहर निकल के आर स्क्वायर हो जाएगा, अरे बन जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। और अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि एच आर के कंपेरिजन में बहुत कम है तो उस केस में हम लोग इसको चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं जी एम इंटू 1 माइनस टू एच बाई आर आर ए जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जी एम बाई आर स्क्वायर क्या बोलते हैं? जी, तो ये हो जाएगा जी इंटू 1 माइनस टू एच बाई आर। तो जहाँ पर इस टाइप का दिया हुआ रहे कि एच का वैल्यू बहुत कम है, एच बहुत कम है कंपेरिजन टू आर, वहाँ पर हम लोग ए फार्मूला यूज कर लिया करेंगे। पर इतना एक साथ याद रखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस इस फार्मूला को याद रखेंगे, क्योंकि ये याद रखना बहुत सिंपल है। आर स्क्वायर है, बस डिस्टेंस बढ़ गया, आर से आर प्लस एच हो गया तो हमने आर प्लस एच का होल स्क्वायर कर दिया। जहाँ पर वो आएगा वहाँ पर हम लोग इसका यूज कर लेंगे डेरिवेशन का, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये चीज़ याद हो जाएगा और फिर आप डायरेक्ट इसको यूज कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग डी हाइट नीचे चले जाते हैं, ठीक है, डी गहराई पर चले जाते हैं और यहाँ पर कोई पूछता है कि बताओ यहाँ पर कितना होगा जी का वैल्यू, तो यहाँ पर जी का वैल्यू हो जाएगा जी एम बाई आर क्यू और ऊपर में आर माइनस डी। ठीक है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस डी नीचे हम लोग डी गहराई पर गए हैं, सरफेस से डी नीचे गए हैं, तो उस केस में जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? जी एम बाई आर क्यू इंटू आर माइनस, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। इसका नाम अगर एक पॉइंट सी है तो इसका नाम जी सी दे देते हैं, तो जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर माइनस डी बाई आर, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। या फिर जी एम बाई आर स्क्वायर को जी लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसको सेपरेट अलग अलग कर दे तो 1 माइनस डी बाई आर, तो इस तरह से फार्मूला बन जाता है। तो हम लोग चाहे तो नीचे वाला भी याद रख सकते हैं, हालांकि इसका भी जरूरत पड़ता है, पर मेन इसी को याद रखेंगे। और इसको याद रखना सिंपल क्यों है? यहाँ भी जी एम बाई आर स्क्वायर मतलब नीचे आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर जैसा ही है, यहाँ पर भी अगर एक एक आर काट देना तो नीचे आर स्क्वायर, मतलब सब में हम लोग यही देख रहे हैं कि नीचे आर स्क्वायर है। जीएम तो सब में कॉमन है और नीचे सब में किसी भी तरह से आर स्क्वायर कर देना है। कहीं पर अगर आर बढ़ा रहे हो तो ऊपर में आर एक कर दो ताकि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर कभी कभी पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन देता है कि नीचे से बताओ, नीचे से अगर एच हाइट पर जा रहे हैं, सेंटर से एच हाइट पर जा रहे हैं, तो बताओ वहां पर जी का वैल्यू क्या होगा। तो नीचे से अगर एच जा रहे हैं ना तो हम लोग क्या करेंगे, इस डी को रिप्लेस कर देंगे। नीचे से अगर एच हाइट ऊपर गए हैं तो ऊपर से कितना हो जाएगा? आर माइनस एच हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डी की जगह पर आर माइनस एच रख देंगे। और जब आर माइनस एच रखेंगे तो ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एम बाई आर क्यू इंटू यहाँ पर सिर्फ एच बच जाएगा, बस एच, मतलब अब एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अगर नीचे से हम लोग एच हाइट ऊपर जा करके इसको मेजर करते हैं। तो ए अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ए वाला याद रखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे। बस कुल मिला के यही मेन 3 फार्मूला है, इस 3 फार्मूला से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व कर लेना है, 1 2 और 1 3, बस ये 3 ही हम लोग याद रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन 3 फार्मूला, क्योंकि ज़्यादा फार्मूला हो जाएगा तो याद रखना मुश्किल, टाइम वेस्टिंग, और एग्जाम के टाइम में याद रहेगा नहीं रहेगा
तो हम लोग ज़्यादा, हाँ, ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इतना कन्फर्म है, लेकिन रट करके याद करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1 एट हाइट h। g1 बराबर हम लोग ले लेते हैं gm बाई आर प्लस एच के जगह पर कितना लेने बोला है, r बाई 2 लेने बोला है, तो r बाई 2 ले ली। इतना का होल स्क्वायर का क्वेश्चन है 2020 का। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज अगेन इक्वल टू g1, बोला कि फिर से g1 के बराबर होगा डेप्थ d बिलो द सरफेस, सरफेस से d नीचे जाएंगे ना, तो फिर से इतना ही आएगा, तो d अगर नीचे चले जाते हैं तो फार्मूला बन जाएगा gm बाई आर क्यू इंटू आर माइनस डी, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है। इसमें से अगर हम लोग r कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा gm बाई आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर ये तो ऑलरेडी इसको सॉल्व ही कर देते हैं, टू 3r बाई 2 है, तो 3r का स्क्वायर करेंगे तो 9r स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अगर इसको ऐड करते हैं, है ना, ये 1 है, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 2r और 1r 3r, मतलब ये 3r बाई 2 हो रहा है, और 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर, 9 स्क्वायर हम लोग यूज कर लिए, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 जो नीचे है वो ऊपर चला आएगा। इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं gm आर माइनस डी बाई आर क्यू। अब यहाँ से आर स्क्वायर और आर क्यू कैंसिल होकर के आर बच जाएगा, जीएम कैंसिल ही हो चुका है, तो क्या बच रहा है इधर, इस तरफ बच जाएगा 4/9 आर माइनस डी बाई आर इज इक्वल टू 4/9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9r माइनस 9d इज इक्वल टू 4r। अब 9r में से 4r जाएगा तो 5r इज इक्वल टू 9d को उस तरफ लेके चले जाते हैं 9d, या फिर हम लोग को d बाई आर निकालने के लिए बोला है, 5/9 को इस तरफ लेके आते हैं, 5/9 इज इक्वल टू d बाई आर। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, d बाई आर का वैल्यू 5/9, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो सिंपली हम उस फार्मूला को याद रख करके और इसको सॉल्व कर लिए, हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12 नंबर दे रखा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एट द पोल इज जी। पोल पर बोल रहा है कि जी का जो वैल्यू, यहाँ पर अगर अर्थ की बात करें ना, तो ए ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ए पोल होता है, नीचे वाला इक्वेटर होता है। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ए पोल होगा, और ए वाला इक्वेटर होगा। अंतर क्या होता है दोनों जगह, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना, तो किसी भी पार्टिकल के लिए जी का जो वैल्यू होता है वो होता है gm बाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आता है, जब अर्थ रोटेट कर रहा है ना, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो जब यहाँ पर इक्वेटर पर रखेंगे किसी पार्टिकल को, तो उस पार्टिकल पर बाहर की ओर एक एक्सीलरेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv² बाई आर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो उसका वेट होता है ना कम हो जाता है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन जो है ना यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। अंदर की ओर एक्सेलरेशन कितना रहेगा, gm बाई आर स्क्वायर, और बाहर की ओर ओमेगा स्क्वायर आर, या वी स्क्वायर बाई आर, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। या तो इसको वी स्क्वायर बाई आर लिखेंगे, या फिर लिखेंगे gm बाई आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि v बराबर आर ओमेगा होता है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर रहेगा और एक तो ओमेगा स्क्वायर रहेगा। तो ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर होता है, इक्वेटर पर, जी इक्वेटर पर ये वैल्यू। हालांकि ए अगर मान लो यहाँ पर ये तो एंगल टोटल 90 डिग्री अगर यहाँ से मेन एक्सिस से देखें तो हो जाता है, किसी और पॉइंट पर देगा तो हम लोग यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई यूज करते हैं, अगर यहाँ पर 90 डिग्री ना दिया हुआ हो तो। हालांकि उसका जरूरत पड़ेगा तो वो फार्मूला भी बता देंगे। अभी बस इतना याद रखना है कि ए जो है पोल पर है gm बाई आर स्क्वायर, और इक्वेटर पर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जी का वैल्यू थोड़ा सा घट गया। अब यही पूछता है कि वेट कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो वेट निकालने के लिए वेट मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पर मास m से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका स्मॉल मास m रहेगा, स्मॉल m रहेगा मास, तो स्मॉल m से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए वाला वेट जो है कम आएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इस पोजीशन पर इक्वेटर पर वेट क्या होता है, कम होता है। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहे हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एट द पोल इज जी, पोल पर बोल रहा है कि जी है, तो ये gm बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा।
एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पोल इज ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखा है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज वेटेड एट द इक्वेटर, बोल रहा है कि इक्वेटर पर इसका वेट लिया जा रहा है। एंड एट ए हाइट एच एबव द पोल, बोल रहा है एक इक्वेटर पर उसका वेट ले लो और एक एच ऊपर जा करके ले लो, पोल के एच ऊपर जा करके। पोल से एच ऊपर जाएंगे ना, ठीक है, पोल से एच ऊपर अगर चले जाए तो ये फार्मूला बन जाएगा Gm/r+h का होल स्क्वायर। और यहाँ पर बोल रखा है कि एच बहुत छोटा है आर से, तो हम बोले थे कि उस केस में इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेंगे। ये बन जाएगा Gm/r² बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 1+h/r का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला चेंज होकर के Gm/r² इंटू 1 - 2h/r हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर चला जाता है, पावर -2। अब बाइनोमियल का यूज करके -2 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फिलहाल पोल पर का जी का वैल्यू है, और ए कहाँ का वैल्यू है, ए है हम लोग का इक्वेटर पर का, है ना। अब बोल रहा है कि दोनों का दोनों इक्वल है। इफ द वेट आर फाउंड टू बी सेम देन एच, तो बोल रहा है कि एच का वैल्यू बताओ क्या होगा। ये दोनों क्या है, आपस में सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ए हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ए बन जाएगा Gm/r² माइनस Gm 2HGm/r³ इज इक्वल टू, इधर से इसको ले लेते हैं, Gm/r² माइनस ω²r। यहाँ से ए वाला जो टर्म है हम लोग का पूरा कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस भी कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ए बन जाएगा 2h, सिर्फ ए दोनों बचा है, ए टर्म बचा है और ए टर्म बचा है, 2h Gm इज इक्वल टू ω²r⁴। और यहाँ से अगर हम लोग h निकालने जाएंगे तो बचेगा, ए बन जाएगा ω² r² इंटू r² डिवाइडेड बाई 2Gm। और Gm/r² को हम लोग क्या बोलते हैं, Gm/r² को हम लोग स्मॉल g बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू ω²r²/2g, क्योंकि इस g को g बराबर होता है Gm/r², मतलब हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, ω²r²/2g। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 12 का ए इसका सही आंसर हो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। The height h at which the weight of the body will be the same as the height h at which the weight of the body, height h पर बोल रहा है कि वेट जो है वो सेम होगा at depth h from the surface of the earth। अर्थ के सरफेस से h नीचे और h ऊपर जाएंगे तो बोल रहा है कि उसका जो वेट होगा सेम होगा। रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर एंड इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज निगलेक्टेड। तो बताओ h का वैल्यू क्या होगा। तो ये हमारे लिए बिल्कुल सिंपल हो गया। एक क्या हुआ, अर्थ का एच ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पर जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Gm/r+h का होल स्क्वायर। और अगर ये एच नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू, Gm डिवाइडेड बाई r³ इंटू r-h। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों का निकाल लिया, दोनों जगह पर वेट इक्वल है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका मास स्मॉल m होगा, स्मॉल m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वेट हो जाएगा। दोनों वेट इक्वल है तो स्मॉल m तो कैंसिल ही होगा, तो वो लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ए तो कैंसिल ही हो रहा है। उसके बाद अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, r² प्लस h² प्लस 2rh इंटू r-h बराबर r³। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो r³ माइनस फिर r² से करेंगे तो r² h, फिर h² से करेंगे तो h² माइनस h³ प्लस 2r² माइनस 2rh² इज इक्वल टू r³। अब यहाँ से r³ और r³ कैंसिल हो रहा है। इसके अलावा एक जैसा कौन सा है, ये 2r² h और ये r² h, दो में से एक गया तो
एक आर स्क्वायर एच बचा। उसके बाद यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 माइनस एच स्क्वायर आर एक तो हट जाएगा, तो ए बच जाएगा आर एच स्क्वायर। ठीक है, 2 आर एच स्क्वायर था, एक आर एच स्क्वायर खत्म हो गया और माइनस एच क्यू इज इक्वल टू 0। अब एच इसमें से कॉमन ले ले, ए बच जा रहा है आर स्क्वायर माइनस आर एच माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग चेंज कर ले, -1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ए बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस एच आर प्लस माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन फाइनली बन करके रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग को करना क्या था, एच का वैल्यू निकालना था और एच के फॉर्म में क्वाड्रेटिक आ रहा है। हम लोग एच का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर एच बराबर आ जाएगा माइनस बी, बी की जगह है माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कि आर का स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर आर स्क्वायर आर बाई 2a, तो माइनस आर प्लस माइनस रूट 5r डिवाइडेड बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, रूट 5r। इसको हम लोग अगर इंटरचेंज कर ले, पॉजिटिव साइन वाला ले, तो रूट 5r माइनस आर बाई 2, तो रूट 5r माइनस आर बाई 2। हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, ए बॉक्स वेट 196 न्यूटन ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट द नॉर्थ पोल। पोल पर इसका वेट कितना है, 196 है। कहने का मतलब कि ये जो वैल्यू हम लोग को दे रखा है, ये दे रखा है mg का। ठीक है, mg, स्मॉल m इसका मास होगा, mg बराबर कितना दिया हुआ है 196। और पोल की बात कर रहा है तो हम लोग चाहे तो g के जगह पर लिख सकते हैं g कैपिटल m बाई आर स्क्वायर, और इतना इज इक्वल टू 196। ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा आगे हम लोग यूज करेंगे, पर इसका कहने का ये मतलब है। उसके बाद इट्स वेट रिकॉर्डेड ऑन द सेम बैलेंस इफ इट इज शिफ्टेड टू द इक्वेटर एट द नॉर्थ पोल एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इतना। बोल रहा है कि अगर इसको हम लोग लेकर के इक्वेटर पर चले जाएं तो अब इसका वेट कितना हो जाएगा। जब इक्वेटर पर जाएंगे, अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अगर यहाँ से शिफ्ट करके इक्वेटर पर लेके जाते हैं तो यहाँ पर जो इसका वेट हो जाएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, और ओमेगा हम लोग कैसे निकालेंगे, ओमेगा बराबर होता है 2 बाई टी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब कि एक कंप्लीट रोटेशन में, अर्थ को एक कंप्लीट रोटेशन में जितना समय लगेगा वो उसका टाइम पीरियड होता है, मतलब 2 पाई बाई टोटल 2 पाई तो रेडियन में हो गया, रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए ओमेगा का यूनिट, और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 24 घंटा में एक कंप्लीट रोटेशन होता है, और 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। तो ये ओमेगा का वैल्यू हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका वेट यहाँ पर जाने के बाद कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट निकालने के लिए हम लोग कर लेंगे mg माइनस m, ओमेगा का वैल्यू कितना लेना है 2 पाई डिवाइडेड बाई 24 इंटू 3600, एम लिख लिए, ओमेगा स्क्वायर लिख लिए, और उसके बाद आर का वैल्यू कितना लेना है हम लोग को 6400 किलोमीटर है। तो इसको अगर मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 64 इंटू 10⁵ मीटर। अब इसका वैल्यू हम लोग को चाहिए कितना हो जाएगा। अगर एम का वैल्यू, mg का वैल्यू हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 196 दे रखा है, तो ये ले लेते हैं 196 माइनस, और इसका m का जो वैल्यू होगा, m का वैल्यू होगा 196 बाई जी, और g का वैल्यू बोला है 10 लेने के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 19.6 इंटू 2 पाई बाई, यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ हम लोग का बाकी का जो वैल्यू है 2 पाई इंटू 64 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 36 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेना है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है, एम का वैल्यू तो चलो ठीक है, ओमेगा स्क्वायर था 2 पाई बाई टी, इसका होल स्क्वायर करना होगा। ठीक है, होल स्क्वायर करना होगा तो पूरा का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो था 10⁻³ नहीं 10⁻1 रह जाएगा, क्योंकि इसमें से 4 जीरो कैंसिल होगा। ठीक है,
ये जब होल स्क्वायर करेंगे 100 है, 1/100 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁴ आएगा। 5 में से 4 गया तो एक ही 10 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद फाइनली जो हमारा आंसर आने वाला है 195.33 अप्रॉक्स ऐसे करके आने वाला है, जो कि डी के बराबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? डी है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 दे रखा है, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट इज 9.4। वेट का रेशियो दिया है। वेट का रेशियो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट का वेट स्मॉल एम है तो वो स्मॉल एम ही रहेगा। हम लोग को देखना है वेट जी का वैल्यू। तो जी का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो एक जी अर्थ पर और एक जी प्लैनेट पर, इस पर ही डिपेंड करेगा कि वेट कितना होने वाला है। तो अर्थ पर हम लोग ले लेंगे Gm/r², और जब प्लैनेट पर जाएगा तो प्लैनेट का द मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/9। जी तो जी ही रहेगा, ये जो मास है वो 1/9 टाइम हो जाएगा। और प्लैनेट का रेडियस वो उसके बारे में शायद दिया नहीं है। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस तो हम लोग ऑलरेडी आर ले चुके हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट पूछ रहा है कि प्लैनेट का रेडियस क्या होगा। तो इसको हम लोग r² एज्यूम कर लेते हैं। और ये जो रेशियो दिया हुआ है वेट का 9:4 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 9:4 ले लेंगे। m से मल्टीप्लाई करना जरूरी है नहीं, क्योंकि वो कैंसिल ही हो जाना है फाइनली। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो GM कैंसिल, ए रह गया r1/r² डिवाइड 1/9 r² इज इक्वल टू 9/4। इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ए आ जाएगा 1/r² इंटू 9 r²/1 इज इक्वल टू 9/4। यहाँ से अगर हम लोग r' निकालें तो r' इज इक्वल टू 9/4 r² के बराबर आएगा। और r' अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें तो ये 3r/2 के बराबर आएगा। 3r/2 हम लोग का कौन सा ऑप्शन है? एक चीज़ और, यहाँ से 9 और 9 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं तो 9 भी नहीं बचेगा, तो सिर्फ r/2, r' का वैल्यू r/2 आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है? डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज 9.8। मतलब कि अगर हम लोग जी का वैल्यू देखें सरफेस पर तो वो कितना होता है? 9.8 होता है। मतलब कि Gm/r² का वैल्यू कितना होता है? 9.8। द अल्टीट्यूड एबव इट्स सरफेस एट व्हिच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज टू 4.9। बोल रहा है कितना ऊपर जाएंगे तो इसका जी का जो वैल्यू है घट करके 4.9 हो जाएगा। तो अगर हम लोग सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ये जो फार्मूला है चेंज होकर के बन जाएगा Gm/r-h का होल स्क्वायर, है ना। अगर h हाइट ऊपर जाते हैं तो ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा। इसको हम लोग अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो ये बन जाएगा Gm/r² कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 - h/r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं g बाई ऊपर वाला जो g था 1 - h/r का होल स्क्वायर। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है? इसका वैल्यू बोल रहा है कि कितना होना चाहिए? इसका वैल्यू होना चाहिए 4.9। जी का वैल्यू ऑलरेडी 9.8 दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग 9.8 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो 4.9 इंटू 1 - h/r का होल स्क्वायर वो बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 1 इंटू 9.8 9.8। यहाँ से ए वाला कट करके 2 हो जाएगा, मतलब कि 1 - h/r अगर हम लोग निकालेंगे तो √2 आएगा। और 1 - √2 को हम लोग लिख सकते हैं h/r। और 1 - √2 यहाँ पर साइन अगर देखें तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा, ठीक है ना। जब ऊपर जाते हैं तो फार्मूला में क्या हो जाता है? प्लस साइन हो जाता है, तो ये प्लस ही रहेगा। और ए वाला 1 - √2 इज इक्वल टू -h/r। ए वाला उस तरफ जाएगा तो -h/r, मतलब कि -0.414 इज इक्वल टू -h/r। यहाँ से माइनस माइनस साइन भी कैंसिल, मतलब h बराबर आ जाएगा r इंटू 0.414। और इसका वैल्यू अगर हम लोग सोल्व कर ले तो ऐसे नॉर्मली 6400 दिया हुआ है, 6400 किलोमीटर।
उसमें 0.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग वो आधा ही हो जाएगा। 3.2 के करीब में कौन सा है, 2.6 इंटू 10⁶, आधा करेंगे तो लगभग ए ऑप्शन आ रहा है। मतलब यहाँ से एच का वैल्यू जो हम लोग का आ रहा है ना, एच इज इक्वल टू ए वाला आर इंटू इतना, तो ए आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁶ इंटू 0.414, जो कि दे रहा है कितना, 2.6 इंटू 10⁶ मीटर। मतलब हम लोग का सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दे रखा है सपोज दैट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ इज इंक्रीज। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा तो देर विल बी नो चेंज इन वेट एनीवेयर ऑन द अर्थ। क्या इफेक्ट पड़ेगा, ए अर्थ है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जी का जो वैल्यू होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है, और यहाँ पर हमेशा फिक्स होता है जी, ठीक है, पोल पर हमेशा फिक्स होगा। अगर ओमेगा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा ओवरऑल, मतलब टोटल जो एक्सीलरेशन का वैल्यू है घटेगा तो एम का एम इंटू ए वेट होता है, वेट यहाँ पर घट जाएगा। मतलब ओमेगा जितना बढ़ाएंगे यहाँ पर उसका वेट क्या होने वाला है, घटने वाला है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ विल इंक्रीज, नहीं यहाँ पर तो इंक्रीज नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट एट पोल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल डिक्रीज। हाँ, वेट डिक्रीज करेगा क्योंकि जितना ओमेगा बढ़ेगा उतना ज़्यादा जी में से कम होता जाएगा, मतलब नेट एक्सीलरेशन घटता जाएगा। नेट एक्सीलरेशन घटेगा तो एम इंटू ए डिक्रीज होता चला जाएगा, वेट डिक्रीज होता चला जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 दे रखा है द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विच डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर डी दिया है कहाँ से, सेंटर ऑफ द अर्थ। ये फार्मूला हम लोग स्टार्टिंग में ही ड्राइव कर लिए थे जब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे। हम लोग जानते हैं जी का वैल्यू अगर जमीन के अंदर जाएंगे, अर्थ के नीचे अगर डी डिस्टेंस पर जाएंगे तो ये बन जाता है जी एम बाई आर क्यू इंटू आर माइनस डी। लेकिन यहाँ पर बोल रखा है कि डी जो है ना वो नीचे सेंटर से लिया गया है। द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विच डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर, इसको अगर हम लोग नाम एच दे दे, ठीक है, ए वाला एच है, तो ये सेंटर से बोल रहा है कि सेंटर से डी डिस्टेंस, सेंटर से डी, ए डी हो जाएगा। अगर सेंटर से ए वाला डिस्टेंस डी है तो ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एच हम लोग निकाल सकते हैं, एच बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस आर माइनस डी। टोटल में से अगर हम लोग टोटल में से अगर डी घटा देते हैं ना तो ऊपर वाला एच का वैल्यू मिल जाएगा, तो उस एच के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस नीचे से दे रखा है और हम लोग फार्मूला ऊपर से जानते हैं। तो कोई बात नहीं, नीचे वाला दे रखा है तो ऊपर वाला हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे, टोटल में से इसको घटा देंगे नीचे वाला को। तो जी एम बाई आर क्यू इंटू आर माइनस एच की जगह कितना रखना है, आर माइनस डी। तो ये हो जाएगा आर से आर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस डी, मतलब ए आ जाएगा जी एम बाई आर क्यू इंटू डी। ए डी के साथ क्या रिलेशन इसका बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है डी के साथ। जी का वैल्यू जो है ना ये बन गया डी बाई आर, जी बराबर हम लोग लिख सकते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी बाई आर। मतलब जी अगर हम लोग नीचे ज़मीन के अंदर हम लोग कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसको, ज़मीन के अंदर के लिए हम लोग यहाँ पर कोई टर्म यूज कर लेते हैं या जी डैश यूज कर लेते हैं, तो जी डैश हम लोग का हो जाएगा जी इंटू डी बाई आर। मतलब अब अगर हम लोग देखें ना तो जी का वैल्यू जैसे जैसे डी का वैल्यू बढ़ेगा, डी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा जी क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है जैसे जैसे हम लोग वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना डी का वैल्यू डायरेक्ट रिलेशन है जी डैश का, जमीन के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ना उसका डायरेक्ट रिलेशन है डी के साथ। जैसे जैसे डी बढ़ेगा जी बढ़ेगा, तो वैसा एक ही ग्राफ सिर्फ इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग अर्थ के बाहर जाते हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या है, वहाँ पर जी बराबर है जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मतलब एक बार अर्थ के सरफेस पर आ गए ना तो उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। तो यहाँ पर वो चीज़ दिखा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आर को जैसे जैसे क्रॉस करेंगे वैल्यू क्या होगा जी का, डिक्रीज करता चला जाएगा। तो सही कौन दिखा रहा है, ए ग्राफ हम लोग का सही है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। द मास डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर बॉडी इज गिवन बाय रो आर। रो आर का वैल्यू किस तरह से दे रखा है, रो आर इज इक्वल टू के बाई आर। मास डेंसिटी कहने का मतलब ये जो दे रखा है वैल्यू, ये मास बटा वॉल्यूम का वैल्यू दे रखा है, के बाई
आर। तो यहाँ से अगर हम लोग मास निकालना चाहें तो मास निकालने के लिए क्या करना होगा, के बाई आर इंटू वी करना होगा। और अगर हम लोग किसी स्फीयर का बात करें तो स्फीयर के लिए के बाई आर, वी का वैल्यू कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो ए एम का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4/3 4 k/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ए एम का वैल्यू आ रहा है और जिस तरह के का इक्वेशन ये दे रखा है उसके अनुसार द मास डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी इज गिवन बाय रो बराबर इतना, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना, ये कोई स्फीयर है और स्फीयर के आर डिस्टेंस पर अगर हम लोग इतना दूर का मास निकालना चाहे तो ये फार्मूला यूज करके इसका वॉल्यूम लेकर के हम लोग मास निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मास निकालना रहा तो आगे देखते हैं इसमें निकालना क्या है। द करेक्ट ग्राफ दैट डिस्क्राइब, अच्छा यहाँ पर एक्सेलरेशन और आर का ग्राफ दे रखा है। तो एक्सेलरेशन कहने का मतलब कि जो हमारा फोर्स होगा या फिर जी जो होगा, जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है जी एम बाई आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग निकालते हैं जी का वैल्यू। अगर ज़मीन के अंदर निकाल रहे हैं तो ज़मीन के अंदर क्या हो जाएगा, जी इंटू, ठीक है, जैसे इस पॉइंट पर हमको निकालना है, इस पॉइंट पर बताओ जी का वैल्यू क्या होगा, तो उस पॉइंट पर निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे जी एम बटा आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस आर है और इतना दूर का जो मास होगा वो मास हम लोग ले लेंगे इस इक्वेशन का यूज करके। ए बन जा रहा है जी, एम के जगह पर कितना ले लेंगे, एम में ये सारा टर्म जो है कांस्टेंट है, इसको के डैश से जूम कर लेते हैं, के डैश इंटू आर स्क्वायर, के डैश आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर एस आर स्क्वायर कैंसिल, अब जी भी कांस्टेंट के डैश भी कांस्टेंट, के डबल डैश मतलब अंदर में। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को लेकर के चले तो आर का वैल्यू चाहे जितना भी ले, पहले इतना ले या फिर इतना ले या फिर इतना ले, इस इक्वेशन के अनुसार जो जी का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पूरी तरह से कांस्टेंट आएगा। तो बस अब हम लोग को ग्राफ में पता कर लेना है कि स्फीयर के अंदर, स्फीयर का अगर टोटल रेडियस आर है ना, टोटल रेडियस आर है तो आर के अगर हम लोग अंदर जा रहे हैं ना तो इस इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन का अप्लाई करके मास निकाल रहे हैं, तो उसके अनुसार हम देख रहे हैं कि जी का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। हम लोग ग्राफ में सबसे पहले खोजेंगे कांस्टेंट कहाँ पर है ए का वैल्यू, और यहाँ पर देख रहे हैं कि आर रेडियस तक ए का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है इस ग्राफ में। उसके बाद जब हम आर के बाहर जाएंगे तो आर के बाहर बोल रहा है कि फिर ए वाला लागू नहीं होगा, आर के बाहर मास निकालने के लिए ए रूल अप्लाई नहीं करना है। तो आर के बाहर हम लोग जो सिंपल फार्मूला होता है जी का वो अप्लाई कर देंगे। सिंपल क्या होता है, जी टोटल मास एम ले लेते हैं, क्योंकि अब मास तो बढ़ने वाला है नहीं, मास तो फिक्स हो गया कैपिटल आर पर जा करके, जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एच मतलब ओ, या फिर स्मॉल आर भी ले सकते हैं, आर का वैल्यू जो है ना, आर प्लस आर ले सकते हैं, मतलब आर से बाहर हम लोग को सोचना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जी का वैल्यू जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा क्या होगा, घटता चला जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है ये जो वैल्यू है डाउन होता जा रहा है, हालांकि बाद का जो ग्राफ है सब में लगभग लगभग एक जैसा ही सेम ही दे करके रखा है। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर दे रखा है, इफ द अर्थ हैज नो रोटेशन मोशन, बोल रहा है कि अर्थ में अगर मान लो कि कोई रोटेशन मोशन नहीं हो, रोटेशन मोशन ना होने से क्या होगा, रोटेशन मोशन ना होने से ये जो हम लोग निकाल रहे थे ना यहाँ पर जी का वैल्यू तो चेंज हो जा रहा था, क्या हो जाता था, ये होता था जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब ए रोटेशन नहीं हो रहा है तो जी का जी फिक्स रह जाएगा इक्वेटर पर भी। बोल रहा है कि अर्थ हैज नो रोटेशनल मोशन, द वेट ऑफ ए पर्सन ऑन द इक्वेटर इज डब्लू। बोल रहा है कि अगर कोई रोटेशन नहीं होगा तो वेट इसका कितना होगा, डब्लू, मतलब डब्लू का वैल्यू एक तरह से बोल लो तो उसका मास इंटू जी के बराबर होगा, क्योंकि जी यहाँ पर पूरी तरह से जी ही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। अब आगे बोल रहा है डिटरमाइन द स्पीड विथ विच द अर्थ विड हैव टू रोटेट। बोल रहा है कि अर्थ को कितना स्पीड से घूमना होगा कि उस आदमी का इक्वेटर पर वेट 3/4 डब्लू रह जाए। तो अगर हम लोग इसको रोटेट करना शुरू कर दे तो अब उसका जो वेट है ना एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर रह जाएगा, और वो बोल रहा है ना कि वो किसके बराबर होना चाहिए, W/3W/4 के बराबर होना चाहिए। तो अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं एम जी बराबर डब्लू, तो W माइनस 3W/4, ये वाला इस तरफ आकर के घट गया और ये वाला उस तरफ जा करके पॉजिटिव हो जाएगा।
एम ओमेगा स्क्वायर आर। हम लोग को निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ इतना दे रखा है, डिटरमाइन द स्पीड विथ हिच अर्थ विल हैव टू रोटेट। ओमेगा का वैल्यू निकालना है, रेडियन पर सेकेंड में दिया हुआ है। तो यहाँ से घटाने से आ जाएगा, 4 में से 3 ओमेगा गया तो ओमेगा बाई 4, सॉरी डब्लू बाई 4 इज इक्वल टू एम। एम का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, एम बराबर डब्लू बाई जी लिख सकते हैं। एम बराबर डब्लू बाई जी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ से डब्लू डब्लू भी कैंसिल हो जाएगा, तो जी बाई 4 यहाँ से आ रहा है हम लोग का 1/4। इस जी को अगर इस तरफ लेके चले आए तो जी बाई 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, या ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, जी बटा 4r इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब जी का वैल्यू 10 ले लेंगे, जी का वैल्यू कितना 10 लेने ही बोला है तो 10 ले लेंगे, और ये हो जाएगा 1 बटा आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर, तो 64 इंटू 10 टू द पावर 5, 4 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर, किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये हो जाएगा 6400 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 6400 या 64 इंटू 10 टू द पावर 5 इसको लिख सकते हैं। अब 5 में से चूंकि एक ठो 10 ऊपर था तो एक ठो जीरो कैंसिल होकर 10 टू द पावर 4 बच जाएगा। 64 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर को हम लोग किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिए, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए। इतना इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से ओमेगा निकालेंगे तो आएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर 2 बराबर ओमेगा, या 100/16 इसको लिख सकते हैं। ए वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/16, 1/16 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू ओमेगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 0.63 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब कि सही आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं था, बस हम लोग को इक्वेटर पर ले गया है। एक इक्वेटर पर ले जाने से इसका जो टोटल वैल्यू है एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग को ओमेगा निकालना है, ओमेगा निकालने के लिए बस सिर्फ इस एम को रिप्लेस करना था ऊपर वाला टर्म से, जो कि स्टार्टिंग में जो हम लोग को दे रखा था वैल्यू, उस वैल्यू से बस इसको उसका यूज करके बस इसको रिप्लेस कर देना था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन।